नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या दिल्ली पुलिस उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में उन लोगों को फंसा रही है या डरा रही है जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? 12 सितंबर को खबर आती है कि पूछताछ के दौरान सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, जेएनयू की प्रोफेसर जयति घोष, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और योगेंद्र यादव के भी नाम आए हैं। इन सभी को पूरक चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाया गया है, मगर नाम है। इन मामलों में सफूरा जरगर, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और गुलफिशा फातिमा जैसे कई आरोपियों ने महीनों जेल की सजा काटी है या काट रही हैं। गुलफिशा, देवांगना और नताशा अभी भी जेल में हैं। इनके बयानों में कई लोगों के नाम आए हैं। दिल्ली पुलिस ने रविवार रात उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया। यूएपीए के तहत आरोप है कि उमर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान लोगों को सड़कों पर उतरने को कहा और दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास किया। उमर खालिद पर देशद्रोह से लेकर भारतीय दंड संहिता की 18 धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप भी शामिल हैं। मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उमर खालिद को दिल्ली दंगों की कई घटनाओं का साजिशकर्ता बताया गया है। उमर को पहले भी कई बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। उमर के पिता SQR इलियास ने गिरफ्तारी की सूचना देते हुए ट्वीट किया है कि मेरा बेटा उमर खालिद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा रात 11 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। हैशटैग लगाया है कि स्टैंड विद उमर खालिद। पिता अपने बेटे के साथ हैं। यह बाप 4 साल से बेटे का साथ दे रहा है। दूसरा बाप होता तो कॉलेज से नाम कटवाकर शहर ही छोड़ देता। उमर खालिद तो 2016 से ही गिरफ्तारी की आशंका में रहते हैं। गिरफ्तार होने से पहले न्यूज लॉन्ड्री को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद मीडिया में तरह तरह के किस्से चलने शुरू हो जाएंगे। एक नौजवान लड़का 2016 से जेएनयू विवाद के कारण पुलिस और जनता की नजर में है। अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए दिल्ली में हिंसा की प्लानिंग कर रहा था। उस वक्त किसी को खबर नहीं हुई। इस प्लानिंग की जानकारी ना पुलिस को होती है, ना खुफिया विभाग को होती है, वो भी तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा होने वाला है। दंगों के कई महीनों बाद भी आधार यही है कि भाषण दिया है और किसी ने नाम लिया है। क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली पुलिस के पास इससे कुछ अधिक ठोस सबूत होंगे? उमर खालिद के जिस भाषण को आधार बनाया गया है, वो भाषण 17 फरवरी को महाराष्ट्र के अमरावती में दिया गया था। उमर खालिद का कहना था कि भाषण का आखिरी 40 सेकंड का हिस्सा काटकर गलत तरीके से पेश किया गया। उनके अनुसार भाषण के जिस हिस्से से काट छांट कर पेश किया गया, वो अगर पूरा सुना जाए तो कुछ और मतलब निकलता है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस एक बात बोलूंगा, ये लड़ाई लंबी है, 50 दिन से हम लड़े हैं, कभी मायूस मत होइएगा। इस भाषण में उमर खालिद तो यही कह रहे हैं कि सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है, तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। सड़क पर उतरने की बात कब से देशद्रोह हो गई? इसके पहले भी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के आगमन पर प्रदर्शन होते रहे हैं, दुनिया भर में होते हैं। इस लिहाज से हुंकार रैली, चेतावनी रैली, जनाक्रोश रैली, हल्ला बोल रैली, चक्का जाम प्रदर्शन भी कभी देशद्रोह के दायरे में ना आ जाए और न जाने कितने किसानों और छात्रों पर यूएपीए लगा दिया जाए। क्या पुलिस के पास यही ठोस आधार है या कुछ और भी सबूत है? उमर का कहना है कि उन्हें खुद पर भरोसा है, ऐसा काम किया ही नहीं है, ना बोला है। अगर भाषण ही आधार है तो फिर इन तीनों भाषणों को आप कैसे देखना चाहेंगे? दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद
आज वो आग दिल्ली के एक कोने में लग गई है। वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। आज समय है। आज अगर दिल्ली के लोग जाग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। इन भाषणों के संदर्भ में सवाल उठ रहे हैं कि इनसे क्यों नहीं पूछताछ हुई या जांच का विषय समझा गया कि इनका संबंध हिंसा से भी हो सकता है। उमर खालिद कह रहे हैं कि ट्रंप आ रहे हैं, हम सड़कों पर निकल आएंगे। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि वो जांच में भेदभाव नहीं कर रही है, उसका काम जांच करना है और संज्ञान लेना कोर्ट का। दिल्ली पुलिस के अनुसार अभी तक दिल्ली दंगों के मामले में 250 चार्जशीट दायर हो चुकी है। 1575 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 571 आरोपी हिंदू हैं और 582 आरोपी मुस्लिम हैं। दिल्ली दंगों की हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 581 लोग घायल हुए थे। 108 पुलिसकर्मी घायल हुए और 2 जवानों की मौत हुई। जब हिंसा हो रही थी तब खुफिया नेटवर्क भी सक्रिय रहा होगा। आखिर उस दौरान खुफिया और पुलिस नेटवर्क क्या कर रहा था? अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आने वाले थे। पुलिस की नाकामी पर बात तो तभी होने लगी थी, इसीलिए तो बीच में पुलिस के आयुक्त को हटाना पड़ा और नए दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त को लाया गया, जो अभी भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पूर्वी दिल्ली गए थे। क्या उन्हें भी पता नहीं था कि सीताराम येचुरी, जयती घोष, राहुल रॉय, अपूर्वानंद, योगेंद्र यादव साजिश कर सकते हैं या कर रहे हैं, जिनके नाम अब दिल्ली पुलिस ने FIR 50/20 की पूरक चार्जशीट में लिखे हैं? गुलफिशा, नताशा और देवांगना जेल में हैं। उनके बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिस के पास इन बयानों, भाषणों के अलावा भी कुछ ठोस है, जिससे वो इतनी बड़ी हिंसा के साजिशकर्ता के रूप में प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्रों का नाम चार्जशीट में डाल रही है, पूछताछ कर रही है, गिरफ्तार कर रही है? ये वो लोग हैं जो अरसे से सार्वजनिक जीवन में भाग लेते रहे हैं, अनेक बार बोल चुके हैं, कभी भी हिंसा की बात नहीं की। ना योगेंद्र ने, ना अपूर्वानंद ने, ना उमर खालिद ने। उमर खालिद ने इतनी जगहों पर भाषण दिए हैं, अगर एक चुटकी हिंसा की बात की होती तो अब तक कई बार गिरफ्तार हो चुके होते। उमर पर आरोप है कि उन्होंने 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में सीक्रेट मीटिंग में हिस्सा लिया, जहां ट्रंप के आगमन पर मोदी सरकार को शर्मिंदा करने की साजिश बनी। इस पर सवाल उठ रहा है कि ट्रंप के आने की खबर ही पहली बार 13 जनवरी को छपती है। 8 जनवरी को उमर को कैसे मालूम हो सकता है? पिछले हफ्ते द वायर में ही खबर छपी थी कि उमर खालिद ने आरोप लगाया है कि उनके परिचितों पर दबाव बनाया जा रहा है कि उमर खालिद के खिलाफ आरोप लगाएं, बयान दें, नहीं तो UAPA लगा देंगे। 1 सितंबर को खालिद ने इस बारे में पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव को पत्र भी लिखा था। इसके बाद इस मसले पर 4 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। मुझे याद है 2 या 3 मार्च को बीजेपी IT सेल के जो चीफ हैं अमित मालविया, उन्होंने मेरा एक वीडियो, जो मैंने एक स्पीच दिया था अमरावती में, जो तकरीबन 17 से 18 मिनट की स्पीच है, उस वीडियो में से 30-40 सेकंड उठा के उन्होंने अब ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताना चाहा था कि मैं लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में आएंगे तो हम सड़कों पर आएंगे। वो 17 मिनट का स्पीच था। उन्होंने 30-40 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप वायरल किया और पूरे दिन उसको, उनकी जो सोशल मीडिया में IT सेल है उसने उसको वायरल करने की कोशिश करी। उनका ट्वीट करने के तकरीबन 1 घंटे बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस पर, सारे चैनलों ने डिबेट किया, लेकिन किसी ने वो 17 मिनट की पूरी स्पीच दिखाने की जरूरी नहीं समझा। अगर उसके वो 10 सेकंड पहले और 10 सेकंड बाद की बात करते तो वो हिंसा तो दूर की बात, बल्कि मेरा पूरा का पूरा भाषण इस बात की बात कर रहा था कि हम किसी हाल में कभी हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे। इस आंदोलन में हमारे सिर्फ 2 ही हथियार हैं जो गांधी जी ने हमको दिए थे, अहिंसा और सत्याग्रह।
मीडिया की खबरों के मुताबिक नताशा नरवाल, दिवांगना कालिता, गुलफिशा फातिमा ने अपने बयानों में इनका जिक्र किया है। ये महीनों से जेल में हैं। इनके बयानों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह बात भी आ रही है कि नताशा और दिवांगना ने बयान पर दस्तखत करने से इनकार किए हैं। देखिए रवीश, ऐसा है कि सारा जो मामला है वो ये कि दिल्ली में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर बहुत प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आपको मालूम है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये बिल्कुल लग रहा है कि खास डायरेक्शन में जा रहा है, ये प्रेजुडिस्ड है, ये जो रियल एक्यूज्ड हैं उनको सजा नहीं देना चाहता। अब मुझे ये लगता है कि मेन ये जो अब कंट्रोवर्सी आई जिसमें सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव और प्रोफेसर अपूर्वानंद का नाम आ रहा है और प्रोफेसर जयंती घोष का, आइडिया ये है कि जब ये चार्जशीट जज के सामने जाए तो पहले ही दिन जज जो है डिस्चार्ज ना कर दे इन एक्यूज को कि इनके खिलाफ कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है और इनका कन्विक्शन इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस केस को लंबा चलाने के लिए ये बात की जा रही है कि साहब वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऐसे आए हैं जिनसे इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट पता चलता है। आप सोचिए कि ये जो लोग हैं कौन लोग हैं, पिंजरा तोड़ के की लड़कियां हैं, इनके बारे में ये कहना कि इनको कोई बता देगा और ये उसके कहने पे काम करेंगी, तो इसका मतलब इनकी इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है उसको हम एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज नहीं करते, जैसा केरला हाई कोर्ट ने हादिया के केस में किया था। एक अडल्ट लड़की थी और उसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। आप समझ लें हमारे लॉ में जो स्टेटमेंट आप पुलिस को देते हैं वो एडमिसिबल नहीं है, जो पुलिस कस्टडी में देते हैं वो एडमिसिबल नहीं है जब तक वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट में ना हो, और वो स्टेटमेंट जिससे कोई डिस्कवरी हो उसमें वो हिस्सा जो डिस्कवरी से रिलेटेड है वो एडमिसिबल है। यानी आपने ये कहा कि मैंने खून करके चाकू फला जगह छुपा दिया, तो ये वाला हिस्सा कि मैंने खून किया ये एडमिसिबल नहीं है। ये एडमिसिबल है कि आपको मालूम है कि इस वारदात में जो हथियार इस्तेमाल हुआ वो कहां छुपाया गया। अब जरा सा समझ लीजिए कि एविडेंस लॉ के 3 कंसेप्ट हैं। रेलिवेंट फैक्ट होता है जिसकी एविडेंस दी जा सकती है। एडमिसिबल फैक्ट वो है, ये एडमिसिबिलिटी लॉ पे बेस्ड है, रेलिवेंसी लॉजिक पे बेस्ड है। तो आपकी अक्सर ऐसी चीजें रेलिवेंट हो सकती है लेकिन आप उसकी एविडेंस नहीं दे सकते। अगर मैंने 100 बार चोरी की तो 101वीं चोरी में आप ये नहीं कह सकते कि ये 100 बार का चोर है, जब तक हम ये ना कहें कि साहब इन्होंने मैं जब तक ये ना कहूं कि साहब मैंने आज तक चोरी नहीं की, तब इसके जवाब में आप ये कहेंगे नहीं साहब ये पहले भी चोरी कर चुके हैं। फिर एविडेंशियरी वैल्यू होती है, यानी एविडेंस एडमिसिबल है लेकिन उसका क्या वेट होगा। जैसे एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कई एक्यूज्ड हैं तो एक मुजरिम दूसरे मुलजिम के बारे में बोले उसकी कोई खास एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। कन्फेशन जो है वो एविडेंस नहीं है, क्योंकि एविडेंस की डेफिनेशन सेक्शन 3 में यह है कि जो चीज कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिए जाए वो ओरल स्टेटमेंट है, वो ओरल एविडेंस है। जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाए वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैं ये समझता हूं कि ये बात जो कही जा रही है कि साहब इन लोगों से ये कहा गया कि किसी भी एक्सट्रीम तक हम जाएंगे, उस एक्सट्रीम का मतलब क्या है? अरे भाई प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, उसमें आखिरी चीज क्या होती है? फास्ट अनटू डेथ। ये गांधी जी ने सिखाया। जो हमारी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का था उसमें गांधी जी ने कहा था डू और डाई, और उसमें यह नहीं था कि गो एंड किल। मैं ये समझता हूं वो लोग जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया या 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लेने पे अंग्रेजों से माफी मांग ली, वो प्रोटेस्ट की डायनामिक्स को सही से समझ नहीं सकते हैं। तो यह है एविडेंस और पुलिस के सामने दिए गए बयानों का कानूनी पहलू जो फैजान मुस्तफा बता रहे थे। 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर उमर खालिद पर गोली चलने की घटना हुई थी। 2016 में जेएनयू का मामला चला। आज तक यह मामला अंजाम पर नहीं पहुंचा। क्या उमर खालिद किसी भी मौके पर विरोध की आवाज दबाने के लिए एक उपलब्ध सामग्री का नाम हो चुका है? इसे पकड़कर जेल में बंद कर दो, कोई आरोप लगा दो। उमर खालिद की गिरफ्तारी से यह बिल्कुल साफ है कि सरकार उन लोगों को निशाना बना रही है जो CAA के खिलाफ प्रदर्शनों में किसी न किसी प्रकार शामिल थे या उसका समर्थन कर रहे थे। सरकार की और सरकार की जांच एजेंसियों की कोई दिलचस्पी फरवरी में दिल्ली में जो हिंसा हुई
उसके पीछे का सच पता करने में नहीं है, बल्कि वो उसकी आड़ में उन तमाम लोगों को निशाना बना रहे हैं जो नागरिकता के नए कानून की आलोचना कर रहे थे और उसमें मुखर थे। उमर खालिद के खिलाफ पिछले 5 वर्षों से नफ़रत का माहौल बनाया गया है, ख़ासकर उनको निशाना बनाया गया और घृणा की वस्तु बना दिया गया है। यह जो नई गिरफ्तारी है ये उसकी अगली कड़ी है, जिसमें यह संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो निडर हो, जो सोचने वाला हो, जो तर्क कर सकता हो, जो सरकार की आलोचना कर सकता हो, जो मौत के चारों तरफ मंडराने के बावजूद सर उठा के खड़ा रह सकता हो, उसको बाहर नहीं रहने दिया जाएगा और आज़ाद नहीं रहने दिया जाएगा, ख़ासकर अगर उसका नाम उमर खालिद है। तो उमर खालिद की गिरफ्तारी को हमें अकेले भी नहीं देखना चाहिए, यह समझना चाहिए कि इसके पीछे शर्जील उस्मानी, मीरान हैदर, नताशा नरवाल, गुलफिशा फातिमा, देवांगना कलीता, सफूरा जरगर, इशरत जहां, इन सब की गिरफ्तारियां हैं। इसका मतलब जितनी भी आज़ाद आवाज़ें हैं उनको यह सरकार ख़त्म करके जनता को विचार विहीन कर देना चाहती है। दिल्ली पुलिस की जो इस समय भूमिका है, मतलब जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तब और यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा था उस समय, फिर उसके बाद दंगों के दौरान और अब, आप उसकी भूमिका को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी हाल में जो चर्चा हो रही है वह उन लोगों के बयानों के हवाले से, तथाकथित बयानों के हवाले से जो अप्रामाणिक हैं, हो रही है, जो पुलिस हिरासत में कई महीनों से। एक तो उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, दूसरे उनके हवाले से उन लोगों का नाम लिया जा रहा है जो अध्यापक हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो बहुत लंबे अरसे से उन मूल्यों के लिए काम कर रहे हैं जो संविधान के मूल्य हैं, बराबरी का, इंसाफ का, आज़ादी का और बंधुत्व का। वे अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसक आंदोलनों की बात करते हैं। अंबेडकर ने जो ये कहा था कि हम जो जनतंत्र का बिरवा लगा रहे हैं उसके लिए ज़मीन तोड़नी है, तो वो उस ज़मीन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे लोग अपने आज तक के जीवन में फिल्म बनाने के ज़रिए या अपने अध्यापन के ज़रिए या लेखन के ज़रिए यही काम करते रहे और इसी वजह से वे CAA की आलोचना कर रहे थे, क्योंकि यह अंबेडकर और गांधी और जितने भी हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने नागरिकता की जो परिभाषा दी उस नागरिकता को विकृत कर रहा और उसे धार्मिक आधार पर विभेदकारी बना रहा। तो चूंकि ये सारे लोग इस आलोचना के कार्य में लगे हुए थे और इसलिए इन प्रदर्शनों में शामिल थे, इसलिए इन तमाम लोगों को सरकार निशाना बना रही है जांच के नाम पर। तो ये बात बिल्कुल साफ है, जो हाल में चर्चा हो रही है और ये बतलाया जा रहा है कि ये लोग जिम्मेदार हैं, तो जो सरकार है या उसकी एजेंसी है वो ये कह रही है कि हमारी कोई दिलचस्पी फरवरी की हिंसा के पीछे कौन लोग थे उनको पकड़ने में नहीं है, बल्कि हम उन तमाम लोगों को किसी न किसी बहाने हम या तो खामोश कर देंगे या जेल में भर देंगे जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं और जो समानता के नाम पर और संविधान के नाम पर काम कर रहे हैं। इसी तरह बेंगलुरु में एक लड़की के भाषण की चर्चा हुई थी। 19 साल की अमूल्या लियोना के घर तक पर हिंसा हुई, करीब 4 महीने तक उसे जेल में रखा गया। टीवी की बहस में उसके बारे में क्या क्या ना कहा गया और पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट तक दायर नहीं कर सकी। 110 दिन बाद चार्जशीट ना होने की वजह से कोर्ट ने उसे रिहा किया। क्या किसी को अफसोस हुआ? उसे किसके भरोसे इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ा गया? जो लोग नाइंसाफी कर रहे थे उनका तो कुछ भी नहीं हुआ। इनके सारे बयान वीडियो पर उपलब्ध हैं और उसमें से साफ देखा जा सकता है कि ये दंगा भड़काने की बात करने के बजाय बल्कि कि हर काम इस तरह से कर रहे थे, हर बयान इस तरह से दे रहे थे कि कोई हिंसा या दंगे नहीं होने चाहिए। और उधर जो लोग दंगा भड़काने के जिनके वीडियोस अवेलेबल हैं, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, इस तरह के लोग, उन लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अभी तक FIR भी नहीं किया है, कोई पूछताछ, कोई कुछ नहीं किया है। जितने भी लोग एंटी CAA प्रोटेस्ट जो कि बिल्कुल पीसफुली संवैधानिक तरीके से हो रहे थे,
उसमें जो लोग शरीक हुए या उसको मदद करने की जिन लोगों ने कोशिश करी, उन सबको दिल्ली पुलिस बुला बुला के पूछताछ कर रही है, अरेस्ट करती जा रही है, चार्जशीट करती जा रही है। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये दंगों की जो जांच हो रही है, ये दंगों की जांच नहीं है या साजिश की जांच नहीं है, बल्कि जांच के नाम पर दिल्ली पुलिस की साजिश है कि जो लोग बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक कानून के खिलाफ, या जो लोग उन प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे थे, उनको टारगेट किया जाए। ये वो कोशिश है कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनका मुंह बंद किया जाए। कई संगठनों ने उमर खालिद की गिरफ्तारी की निंदा की है और कहा है कि उसे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने भी उमर खालिद की गिरफ्तारी का विरोध किया है और एक लंबा बयान जारी किया है। बयान जारी करने वालों में रवि किरण जैन हैं, वी सुरेश हैं, मिहिर देसाई हैं, एनडी पंचोली हैं, सतीश देशपांडे हैं, फराह नकवी हैं, विराज पटनायक हैं, नंदिनी सुंदर हैं, आकार पटेल, हर्ष मंदर, अपूर्वानंद, मेरी जॉन हैं। ये सभी लोग सार्वजनिक मंचों पर लिखते बोलते रहे हैं, सरकार और समाज से भी सवाल करते रहे हैं। दिल्ली का दंगा किसी भी समाज के लिए शर्मनाक था। हमेशा सुरक्षा व्यवस्था से चाक चौबंद रहने वाली दिल्ली पुलिस की क्षमता पर भी सवाल उठा था। इस हिंसा में एक डीसीपी की जान जाते जाते बची थी। भीड़ पागल हो गई थी। क्या हम कभी जान पाएंगे कि हथियारों को लेकर बेलगाम दौड़ रहे वो लोग कौन थे, किसके इशारे पर आए थे, कहां से लाए गए थे, या उनकी जगह किसी और का नाम वर्षों चलता रहेगा? भारत के चर्चित पुलिस अधिकारी जूलियो रिबेरो ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को पत्र लिखा है और अपील की है कि दिल्ली दंगों के मामले में निष्पक्ष जांच करें। कृपया दिल्ली में आपके नेतृत्व में जो हो रहा है उसे फिर से देखें कि पुलिस सेवा में आने से पहले आपने जो शपथ ली थी उसके अनुसार सही हो रहा है या नहीं। यह लिखा है रिबेरो ने। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से जवाब देते हुए बयान में कहा है कि कई प्रकार के समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के केस में जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। कुछ ने चार्जशीट से चंद लाइनें लेकर संदर्भ काटकर पेश किया है ताकि विवाद हो सके और जांच पर संदेह पैदा हो। उनका दावा सही नहीं है। यहां कहना उचित होगा कि जांच का काम पुलिस का है। पुलिस कोर्ट में उसे पेश करती है, अदालत संज्ञान लेती है। जो सवाल उठा रहे हैं वो उचित समय पर कानून का सहारा ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस इस मोड़ पर उन्हें जवाब देना उचित और जरूरी नहीं समझती है क्योंकि इस वक्त मामला न्यायालय के अधीन है। सवाल है कि कफील खान पर भी जो एनएसए लगा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें भी लगाने वाले का कुछ नहीं हुआ, मगर कफील खान को 6 महीने जेल में रहना पड़ा। अदालत ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएसए लगाने के फैसले को गैर कानूनी बताया था, इल्लीगल। इस संदर्भ में देखिए तो सवाल लाजमी हो जाता है क्योंकि जो हुआ कफील खान का हुआ, उन पर अवैध रूप से एनएसए लगाने वालों पर 5 रुपए का फाइन तक नहीं लगा।